हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम क्लास 10th के बच्चों के लिए आपका जो सैम्पल पेपर था उसे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम सेक्शन सी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपका सबसे पहले आपका लेटर आएगा, देन एनालिटिकल पैराग्राफ, फिर आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे, हम सारे क्वेश्चन करेंगे। आपको फॉर्मल लेटर लिखना है 100 से 120 वर्ड्स में। यहाँ पे आपको आंसर भी दिया जाएगा एंड किसके बारे में लिखना है। टू एम्प्लॉय एक्स्ट्रा कांस्टेबल द बीट बॉक्स क्लोज टू द लोकेलिटी इन द चेक्स ऑन क्राइम्स, यानी आपको एक्स्ट्रा कांस्टेबल लेने हैं क्योंकि क्राइम के जो केसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उन्हें चेक करने के लिए। सबसे पहले एड्रेस लिख देंगे, देन सब्जेक्ट एंड फिर सर्व। स्टार्ट करेंगे। दिस इज ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन। मैंने स्टार्टिंग में बताया ये लाइन आपको पुट कर सकते हैं एंड देन अपना टॉपिक दैट अवर लोकेलिटी द बीट बॉक्स हैज़ अ वेरी फ्यू कांस्टेबल विद द रिजल्ट दे ओवरबर्डन एंड लेट ऑफ वो लोग सस्पिशियस, यानी वो ओवरबर्डन हो जाते हैं और अपना काम थोड़ा ढंग से नहीं कर रहे। द रेजिडेंट फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दिस मैनी पेटी थीव्स कैन एंटर द लोकेलिटी ईजी। अब इस वजह से जो हमारी रेजिडेंट है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है हमारी, क्योंकि जो चोर है ना, चालाक चोर, वो जल्दी आ जाते हैं, आसानी से आ जाते हैं क्योंकि ज़्यादा लोग चेक करने के लिए है ही नहीं। दिस इज़ गिविंग राइज टू मैनी क्राइम्स, और ये बहुत ज़्यादा क्राइम को बढ़ावा दे रहा है। एट टाइम्स द नियरेस्ट बॉक्स बीट बॉक्स डजंट हैव एनीवन हु कुड कम टू द रेस्क्यू, और कोई बीट बॉक्स में ना कि कोई हमें बचाए। This situation is worsening and people are scared to step out and also doubt everyone who enter the locality। और ये सिचुएशन है, ये बहुत ज़्यादा वर्स्ट वाली है क्योंकि लोग बहुत डर रहे हैं बाहर निकलने से, घर से बाहर निकलने, और कोई भी हमारे सोसाइटी में आई लोकेलिटी में आता है तो लोग उस पर भी शक करते हैं। We would be highly obliged if more constables are deployed and the entry and exit points are checked regularly। हम हाईली ऑब्लिज्ड रहेंगे कि अगर बहुत और ज़्यादा कांस्टेबल्स हैं वो एम्प्लॉयड करे जाएंगे और जो एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट्स है वो रेगुलरली चेक होगा। इट इज़ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल रेजिडेंट्स एंड वी होप टू गेट सम रिलीफ। सुनो, यानी ये रिक्वेस्ट है वो हमारी सभी रेजिडेंट वालों की तरफ से है और ये आप ठीक करेंगे, जल्दी रिलीफ मिलेगा हमें इससे। थैंकिंग यू योर सिंसियरली एंड नेक्स्ट XYZ। अगर आपको ऊपर वाला नहीं करना तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। बी पार्ट, आपको फॉर्मल लेटर लिखना है, एडिटर को हाईलाइट करना है द नीड टू लर्न द इंग्लिश कम्युनिकेशन फॉर बेसिक नेसेसिटीज़, यानी आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ जो आम ज़रूरत है उसे पूरा करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस लिखते हैं, एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली, एंड देन सब्जेक्ट नीड फॉर इंग्लिश कम्युनिकेशन। सर फिर लिखेंगे। एंड आपको मैंने बताया था जब भी आप अपना लेटर स्टार्ट करें तो आप इस लाइन से एंड और आप अपना वो वाला लेटर स्टार्ट करें। अगर आप फॉर्मल लेटर विद इन किसी को लिख रहे हैं तो आप दिस इज़ टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन लिख सकते हो। एंड आप एडिटर को लेटर लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेटेड न्यूज़पेपर या एस्टिमेटेड डेली। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई, फिर आप अपना टॉपिक, या फिर आई वुड लाइक टू स्ट्रेस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन विच इज़ वेरी साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ एवरी स्टूडेंट लाइफ, यानी हर स्टूडेंट की लाइफ में जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश हैज़ बिकम वेरी नेसेसरी फॉर एवरीवन वेदर अ स्टूडेंट और अ प्रोफेशनल, यानी इंग्लिश में बात करना आप आज के लिए टाइम पर सबके लिए ज़रूरत है, चाहे वो स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल हो। इंग्लिश जो है ग्लोबल लैंग्वेज है जो कि हमें एक मीडियम देती है कि हम कहीं भी जाके कम्युनिकेट कर सकें एंड एवरीवर, सो इट शुड बी स्ट्रेस राइट फ्रॉम द बिगनिंग। और अभी इसे सीखने के लिए हमें स्टार्टिंग करनी होगी। तो ऑल लर्नर्स स्टडी इंग्लिश इन ऑल क्लास, यानी सभी लर्नर्स को इंग्लिश सिखाई जाए हर क्लासेस में। दे डू नॉट फोकस ऑन इम्प्रूविंग देयर कम्युनिकेशन स्किल्स विच गो अ लॉन्ग वे अहेड इन देयर फ्यूचर, यानी कोई भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे फॉलो नहीं करता क्योंकि एंड इससे हमारे फ्यूचर में भी अफेक्ट पड़ेगा। हम जब गुड जॉब चाहिए हमें, दे हैव टू जॉइन क्लासेस फॉर इम्प्रूविंग द सेम। इफ़ द इम्पॉर्टेंस इज मेड अपेरेंट एट द बेसिक स्टेजेज अलॉन्ग विद अदर सब्जेक्ट, स्टूडेंट कैन एक्सेल इन लैंग्वेज लर्निंग एंड देयर बाय गो फॉर all round development।
होप दिस वुड सर्व एज एन अवेयरनेस टू ऑल द एडिटिंग टू देयर इंग्लिश कम्युनिकेशन लर्निंग। देन आप यहाँ पे एंड कर सकते हैं थैंकिंग यू, बिकॉज ज़्यादा बड़ा आपको लिखना नहीं होता है। सेकेंड है, आपको एक पैराग्राफ लिखना है 100 से 120 वर्ड्स में और इस चार्ट को एनालाइज करके। इस चार्ट के बारे में आप देखिए, ये चार्ट जो हमें परसेंटेज शो कर रहा है स्टूडेंट जो कि फ्री एजुकेशन इंडिया में रिसीव करते हैं। ऑल इंडिया जो फिगर है वो फ्री एजुकेशन का 47.2% है जो आपको दे रखा था। कॉन्स्टिट्यूशन 1860 अमेंडमेंट में एक्ट 2002 में ऐड हुआ था कि आर्टिकल 21A जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन सभी चिल्ड्रन को जो कि 6 से 14 ईयर्स के हैं, यानी 6 से 12 साल के बच्चे हैं, उन्हें फ्री एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट उन्हें दी जाएगी। ये बाय लॉ डिटरमाइन हुआ है। इकोनॉमिक डिपार्टीज़ हैं जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये सब कुछ भी नहीं होगा। और टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स लीड्स टू इलिटरेसी। फ्री एजुकेशन स्कीम्स एम टू डिलीवर एन ऑप्शन फॉर अफोर्डेबल प्राइवेट स्कूल एजुकेशन टू स्टूडेंट फ्रॉम इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस, यानी जो इकोनॉमिकली वीक है, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है और प्राइवेट स्कूल की बहुत हाई फीस होती है, इसके लिए फ्री एजुकेशन सिस्टम एज अ गवर्नमेंट स्कूल बनाए गए हैं। बिहार स्टैंड एट द टॉप विद 73%, बिहार जिसमें 73% टॉप में पहुंचता है, और कंट्रास्ट में हरियाणा सबसे लोएस्ट है। अब या तो आप ये वाला एनालिटिकल पैराग्राफ कर सकते थे, या फिर आपको चार्ट वाला अच्छे से समझ आता है तो चार्ट वाला कर सकते हैं, वरना आपको वर्ड वाला भी यहाँ पे दिया होता है जो आपको इस पैरा को पढ़ के अपने वर्ड्स में आपको अच्छे से समझाना होता है। इस आर्टिकल को पढ़िए और मैगज़ीन, ये जो मैगज़ीन सेक्शन हमारी लोकेलिटी दिल्ली का दे रखा है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने मेंटल हेल्थ ए स्टेट ऑफ वेल बीइंग individual recognize their abilities, are able to cope with national stress of life, work productively and fruitfully and make a contribution to the communities। ये आपको दे रखा है, आपको पैराग्राफ लिखना है एनालाइज करके। You could think that what alternative explanation might weaken the given conclusion and conclude rationally evidence that would strengthen and counter the given argument। देन आप लिखेंगे अ मेजर हेल्थ इशू दैट द यंगस्टर आर फेसिंग टुडे इज़ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द मेंटल हेल्थ, यानी एक मेजर हेल्थ इशू जो कि यंगस्टर आज फेस कर रहे हैं वो है प्रॉब्लम जो कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। अ साउंड मेंटल हेल्थ डिफाइन द होल पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, एक मेंटल हेल्थ की जो साउंड होती है वो पूरी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी शो करती है। इफ़ अ पर्सन इज़ मेंटली हेल्दी देन ऑल द अदर इशूज़ ऑटोमेटिकली गेट रिजॉल्व टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, यानी एक पर्सन मेंटली हेल्दी है तो उसकी जो ऑटोमेटिकली सारी जो प्रॉब्लम है, अदर इश्यूज हैं, वो सब अपने आप ही कम हो जाती हैं। These days there is a lot of pressure from everywhere over the younger generation which sometimes mounts so that at times they take an extreme step to put an end of their lives, or they get engaged in bad habits like alcoholism and drugs which make them physically unstable too। यानी इन दिनों जो यंगस्टर जनरेशन है, आप भी फील कर रहे होंगे अगर आप ये सुन रहे हैं, तो जो यंगस्टर जनरेशन में हर जगह बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लगे हैं, स्ट्रेस आता है, आपको प्रेशर होता है, इतना सारा होमवर्क करना होता है। तो आप सब एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो वो आप और कुछ बच्चे तो फिज़िकली इतने ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं कि वो लड़के स्पेशली अल्कोहल यूज़ कर लेते हैं, यानी ड्रिंक करने लगते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं। तो ये आपके फिज़िकली आपको बहुत ज़्यादा वीक करेगा। जितना आप उतना स्ट्रेस से प्रॉब्लम नहीं फेस करेंगे जितना आप इन सब से फेस करने लग जाएंगे। ये जो हैबिट्स है हमें टेम्परली डाइवर्स यानी ठीक कर देंगी, बट प्रॉब्लम जो होती है वो हमारी हैंड में होती है, हमारे फिज़िकल हेल्थ में ये बहुत ज़्यादा आके जाके बहुत ज़्यादा हमें बहुत बेकार कर देगा। सो द मेन फोकस शुड बी मेंटल स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ बिल्डिंग ऑफ एन इंडिविजुअल दैट मे फेस द चैलेंज ऑफ लाइफ। हमें अपनी मेंटल स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ पे जो है उस पर फोकस करना है, मेंटल हेल्थ को प्रिपेयर रखना है, बैलेंस रखना है, विच इनेबल्स पीपल टू फाइट द एक्सट्रीमिटीज़ दैट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सर्वल ट्रिगर्स which can individual is unable to cope with and succumb with. The need of our call for immediate action regarding this. नेक्स्ट है सेक्शन डी, लिटरेचर आपको दे रखा है। आपको कोई दोनों में से कोई एक अटैम्प्ट करना है। आपको एक पैसेज दे रखा है और ये पैसेज भी 1 लाइन का ही है।
he and his family and his servants always look happy and prosperous. Their plum physics was an open testimony to this. Baker from Goa से दे रखा है आपको. Why was the baker and his family considered happy and prosperous? तो बेकर और उसकी फैमिली हैप्पी और प्रॉस्परस क्यों रहेंगे? क्योंकि वो भुखमरी से कमी नहीं मरेंगे, क्योंकि सब उनकी ब्रेड खरीदेंगे और उन्हें हमेशा प्रॉफिट होता रहेगा. तो इसमें आपका दे नेवर स्टार्व एंड मेड प्रॉफिट्स. सेकेंड है, what was the need for the author to call out the baker's plum physique while mentioning his professional and family? तो having a plum body mean मतलब एक plum body होगी तो वो हम कह सकते हैं वो फैमिली किसकी है, वो हमारी फैमिली बेकर की है. एंड मच हार्डशिप इन द विलेज. फिर यहाँ पे दे रखा है थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स वन वर्ड ऑनली. आपको सिर्फ वन वर्ड फिल करना है. इवन द बेकर्स सर्वेंट्स, यानी जो बेकर के सर्वेंट है वो भी प्रॉस्परली यानी बहुत अच्छे ही हंसी खुशी लाइफ विलेज में रहते थे, क्योंकि वी सेट द प्रेजेंट हाउ मच. इससे हम कह सकते हैं कि उन्हें कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता होगा बिजनेस ऑफ बेकरी में. नेक्स्ट है फोर्थ, व्हाट सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन विद अ बेकर डज वन इनवाइट इन टर्म्स ऑफ एनाटॉमी. यानी कौन सा टर्म ऑफ जो बेकर के साथ हम कर सकते हैं, तो वो उनकी जो है शेप होती है वो जैक फ्रूट की लाइक उनकी बॉडी शेप होती है. ओपन वर्ड जो आपका एक्सट्रैक्ट में यूज़ हुआ है, आपको उससे रिलेटेड कोई लाइन बतानी है. तो हीज व्यूज़ ऑन वुमेन साइड्स आर ओपन डिक्लेरेशन टू द रिस्पेक्ट फॉर वुमेन. तो ये एकदम स्टेटमेंट जो आपकी एक्सट्रैक्ट में दे रखी है उससे रिलेटेड है. अब ये वाला आपने नहीं करा तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं. यहाँ पे नेकलेस से आपको दे रखा है, हम पूरा पैसेज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बुक का ही दे रखा है. फर्स्ट है क्वेश्चन आउटवर्ड जो कि आपका सिमिलर फर्स्ट लाइन में दे रखा है. यहाँ पे यू नेवर गो आउट, इससे रिलेटेड लाइन क्या हो जाएगी, हम क्या लिख सकते हैं, वी मिस अवर पिकनिक एट शी कुड नॉट गो आउट, यानी वो हमारे साथ नहीं गई. सेकेंड क्वेश्चन है एनालॉजी से आपको सुटेबल वर्ड कंप्लीट करना है. सैड इसका उल्टा क्या होता है, हैप्पी. कंटेंटेड का क्या हो जाएगा, यानी जो हमें अच्छा लग रहा है तो वो हमें इरिटेट कर रहा है, इरिटेटेड आ जाएगा. नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्ले द वाई द बॉल हैव फाइन ओकेशन फॉर बोथ ऑफ देम. तो बॉल किसके लिए ओकेशन है, दिस वॉज देयर रेयर चांस टू गो आउट. तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट है. Madame Loisel was likely mean that she said where to such a thing as that. तो इसमें आपको बताना है कि क्या ऐसा क्यों कहती है वो. तो इसमें आपका आ जाएगा शी हेटेड वर्ड शी हाइड, यानी वो जो है वो उससे हेट करती थी. एंड शी डिड नॉट हैव एनीथिंग फैंसी इनफ, यानी उनके पास कुछ फैंसी नहीं था इसलिए वो दुखी थी. नेक्स्ट है फिफ्थ, द स्टोरी हमें बताती है अनग्रेटफुल, यानी ऐसा नेचर मैडम लूसिली का या मटिल्डा का. एक्सट्रैक्ट में आपको कोई दो वेज बताने हैं इन विच मैस इन द एंड विच कुड अवॉइडेड इन द स्टेज इटसेल्फ, यानी वो जिस स्टेज में उससे अवॉइड हो जाए. शी कुड हैव गोन टू द बॉल वेयरिंग एंड डिड शी ऑलरेडी हैड. हर हस्बैंड कुड हैव बीन इंसिस्टेड इन नॉट बोरिंग एनीथिंग एक्सपेंसिव फ्रॉम समवन एल्स, यानी उसके हस्बैंड को ये बोलना चाहिए था कि तुम किसी से कुछ बोरो मत करो, जो तुम्हारे पास है तुम वही पहनो. नेक्स्ट सेकेंड एक्सट्रैक्ट में आपको पोएम दे रखी है, पोएम अ टाइगर इन द जू. इससे आपको आंसर करना है. कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली द पोएट एम्प्लॉयज ओनमैटोपिया. ओनमैटोपिया एक तरह का पोएटिक डिवाइस है जो कि अराउंड हाउसेस के यूज़ हुआ है. यहाँ पे आपको बताना है कैसे एक्सप्लेन हुआ. तो आप लिखेंगे एज अ वर्ड जो है स्टार्लिंग डिस्क्राइब कर रहा है टाइगर के ग्राउल को, जो कि एक ऑडिटरी सेंस है. नेक्स्ट है द टाइगर ब्रेव हिज वाइट फैंग्स टू, किसको ब्रेव कर रहा था, स्केर्स द विलेजर, यानी लोगों को डराने में, गांव वालों को डराने में. नेक्स्ट है आपको बतानी है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. द एक्सट्रैक्ट हमें बताता है कि जो वाइल्ड नेचर है टाइगर का एंड हाउ इट शुड बी. तो यस यही बताता है, तो इसमें ट्रू हो जाएगा. नेक्स्ट है पोएट ने यहाँ पे वर्ड यूज़ करे हैं फैंग्स, क्लॉज एंड टेरस्टिंग टू पेंट अ इमेजिनरी इन द गिवन लाइन्स. आपको सिम्बलाइज करना है इन वर्ड्स को. तो पावर और डोमिनेंस क्लॉज और टेरस्टिंग को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ मस्कुलिन प्रोनाउंस यूज फॉर द टाइगर इन द गिवन पोएम. तो मस्कुलिन प्रोनाउंस करता है इट पर्सनिफाई द टाइगर एज अ फियर्स एंड अ डायनेमिक. नेक्स्ट है जो कि पोएम आपको डस्ट ऑफ स्नो से दे रखी है. पोएट की टोन क्या है एक्सट्रैक्ट की, तो वो एकदम काम है और वो
रिजॉइस्ड है, यानी वो थोड़ा परेशान टाइप से है। what has saved the poet's day that he wrote according to the extract, यानी वो पोएट का सेव द पोएट, यानी पोएट का डे किसने सेव करा, क्या किसने किस चीज़ ने सेव करा जो उनका ख़राब कर रहा था दिन। तो पोएट ना मतलब शावर हो गया, उनके ऊपर गिर गया डस्ट ऑफ स्नो, जो कि उनके मूड को अचानक से बदल दिया और उनका डे बन गया। नेक्स्ट है, आपको सिंबल रिप्रेजेंट करना है डिप्रेसिव मूड पर। तो डिप्रेसिव मूड रिप्रेजेंट करते हैं क्रो और हैमलॉक को, बट पोएम में एकदम उल्टा है। नेक्स्ट है, आपको कंप्लीट करना है पोएट के एक्सपीरियंस के थ्रू। वाइट क्या है, स्नो, और क्रो क्या है, ब्लैक। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे सिमिलर बाय लाइन बताने शुक वर्ड का, तो शुक वर्ड का हमारा सिमिलर लाइन हो जाएगा सी, ही शुक द लॉन्ड्री एंड बिफोर हैंगिंग इट ऑन। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, जो कि आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए, जो कि आपके 40 to 50 वर्ड्स 2 मार्कर है। व्हाट डज द ऑथर थिंक ऑफ द वेल्थ ऑफ द कंट्री, तो ऑथर वेल्थ ऑफ द कंट्री के लिए क्या सोचते हैं, ये नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर से है। आपको मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पे चैप्टर लिख के आ रहे हैं, बट पेपर में आपको नहीं लिख के आएगा, इसलिए आपको अच्छे से समझना है कि कौन से चैप्टर से, एटलीस्ट आप उस चैप्टर से रिलेटेड तो क्वेश्चन का आंसर करेंगे, वरना यहाँ पे पूछा नेल्सन मंडेला का जा रहा है, आप लिख देंगे यहाँ पे नेकलेस का, तो ये तो आपको टोटली ही 0 नंबर देगा। बट आप इसकी जगह कुछ और भी लिख देंगे तो 1 मार्क तो आपको मिल ही जाएंगे। तो ऑथर जो है नेल्सन मंडेला जो है वो कंट्री की वेल्थ के लिए सोचते हैं कि फिजिकल टर्म एज ही इज़ द ओपिनियन ऑफ दैट कंट्री इज रिच मिनरल्स एंड जेम्स, यानी उनके ओपिनियन में बताएगा कि उनकी कंट्री जो है वो मिनरल्स और जेम्स में बहुत रिच है। दिस ले बीनीथ द सॉइल, क्योंकि उनकी माटी में ही है। हाउएवर द रियल वेल्थ इज़ द पीपल ऑफ द कंट्री, बट जो असली वेल्थ, असली खजाना जो है वो कंट्री के लोग हैं। दे आर फाइनर एंड ट्रूअर एंड द रियल डायमंड्स एंड द रियल वेल्थ ऑफ द कंट्री, यानी वही बहुत अच्छे हैं, सच्चे हैं और रियल डायमंड्स हैं उनकी कंट्री के, रियल हीरो है, रियल वेल्थ है। While alone on the ledge, how did the little seagull try to draw the attention of his family? यानी जब वो एज के पास गया तो ईगल ने कैसे अपने फैमिली का अटेंशन लिया। वो अटेंशन इसलिए ले रहा था कि कोई तो उसे पास आए और खाना दे दे उसे, तो यही कर रहा था वो। तो वो कैसे करा उसने, हीज़ फर्स्ट फ्लाइट पोएम बुक से आपको दे रखा है, हीज़ फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर से आपको दे रखा है। तो वाइल अलोन ऑन द लेज द लिटिल सीगर टायर्ड टू ड्रॉ द, यानी वो थका थका सा दिखा रहा था कि मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे भूख लग रही है। ही स्टेप स्लोली आउटसाइड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वो धीरे धीरे लेज के पास जा रहा था। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और वो एक पैर पे खड़ा था और एक पैर उसके विंग के अंदर थी। ही क्लोज हिज आई एंड प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग अस्लीप, और वो ऐसा दिखा रहा था कि मुझे तो बेहोशी हो रही है, कुछ इस टाइप दिखा रहा था वो। थर्ड है, वाई वॉज एनी इंटायर क्लास एनिशियस एंड नर्वस, तो एनी की इंटायर पूरी क्लास एनिशियस और नर्वस क्यों थी, क्योंकि एनी फ्रैंक ने नरेट अबाउट हर क्लास ह्यूमिलसली एज द इंटायर क्लास क्वैक्ड इन इट्स मूड ड्यू टू टेंशन। एनी फ्रैंक ने बताया है अपनी डायरी में क्योंकि इतनी ह्यूमिलस क्यों थी, क्योंकि पूरी क्लास जो थी वो अपने एज अ यहाँ पे एक यूज़ हुआ है लाइन, क्वैक्स इन इंक्रीज ड्यू टू टेंशन एंड एंग्जाइटी एंड नर्वस, यानी सब यहाँ पे क्वैक्स इन इट्स बूट्स एज अ यूज़ हुआ है आपका प्रोवर्ब, जो कि सब इतने टेंशन में थे कि वो सब अपने पैरों पे चल रहे थे। देयर वाज अ मीटिंग टू डिसाइड वो व्हाट वुड बी प्रमोट टू द नेक्स्ट क्लास, सब ऐसा डिस्कशन कर रहे थे कि कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा, कौन पास होगा, कौन फेल होगा। आप सब में भी तो डिस्कशन होते होंगे ना कि ये तो मेरा पेपर अच्छा नहीं किया, मैं तो फेल हो जाऊँगा, कुछ इस टाइप। एंड वो वॉन्ट, और देखते हैं कौन जीतेगा। उनकी क्लास में भी ऐसे ही हो रहा था। Therefore, everyone is in a total suspense thinking about what would happen and half of the class was betting on it. यानी सब इसी सस्पेंस में थे कि क्या क्या होगा, और आधी से ज़्यादा क्लास ने क्या कर लिया था, बेट लगा ली थी, मैं जाऊँगा और तू नहीं जाएगा, कुछ इस टाइप में। नेक्स्ट है फोर्थ, हाउ डज एवरीवन सेलिब्रेट कस्टर्ड गेटिंग राइड ऑफ द पायरेट, यानी कैसे सब सेलिब्रेट कर रहे थे कि कस्टर्ड ने पायरेट से बचा लिया सबको। टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन पोएम से बताना है। तो बेलिंडा ने उसे एम्ब्रेस करा, मस्टर्ड डॉग लिक करा, और इंक द कैट और ब्लिंक द माउस ने उसे उसके आगे डांस करने लगे।
और सेलिब्रेशन करने लगे कस्टर्ड ईटिंग ऑफ द पायरेट, जब कस्टर्ड ने पायरेट को खा लिया। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द सिंबल यूज्ड इन द पोएम डस्ट एंड स्नो। तो डस्ट जो हेमलॉक ट्री है वो सिम्बलाइज करता है पोएट के हार्ट को, एंड डस्ट ऑफ स्नो सिम्बलाइज करती है सैडनेस को। When crows shake off the dust of snow from the tree, it resembles shaking off the sadness from the poet's heart। यानी वो रिसेंबल करता है कि जो सैडनेस है वो पोएट के हार्ट से कैसे निकल जाए। यानी यहाँ पे आप देखिए डस्ट ऑफ स्नो में क्या क्या सिम्बलाइज करता है वो आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया आपको। जो हेमलॉक ट्री है वो पोएट का हार्ट है, और डस्ट ऑफ स्नो है जो है वो उनकी सैडनेस है। तो सैडनेस कैसे हेमलॉक ट्री से, यानी जो डस्ट ऑफ स्नो कैसे हेमलॉक ट्री के से निकल गई, वैसी सैडनेस कैसे पोएट के हार्ट से निकल गई, वो आपको यहाँ पे शो हुआ है। नेक्स्ट है 40 to 50 वर्ड्स में आपको लिखना है। फर्स्ट यहाँ पे 7 क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। वाई डिड द थीफ स्माइल विदाउट एनी एफर्ट्स टुवर्ड द एंड ऑफ द स्टोरी। द थीफ स्टोरी से आपको बताना है थीफ ने, मतलब जो चोर था, चोर कौन था, हरी सिंह था। हरी सिंह क्यों स्माइल कर रहा था, क्योंकि जब उसने कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाए स्टोरी के एंड में। द थीफ वॉज अंडर द टेंशन दैट अनिल वुड बी वेरी एंग्री एंड अपसेट विद हिम फॉर स्टीलिंग द मनी। यानी जो चोर था वो बहुत टेंशन में था कि अनिल ज़रूर गुस्सा करेगा कि और उससे नाराज़ हो जाएगा क्योंकि उसने उसके पैसे चुराए। बट अनिल ने कोई एंगर का एक्सप्रेशन दिया नहीं, एंड said that he would pay him regularly। और उसने कहा कि मैं तुम्हें रोज़ पैसे दूंगा। दिस चेंज द थीफ। और इस चेंज ने मतलब पूरे जो थीफ था हरी सिंह था उसे पूरा चेंज कर दिया। नेक्स्ट सेकंड है हॉरेस डैनबी जो थे वो गुड और रिस्पेक्टेबल थे, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, बट पूरी तरह से वो ऑनेस्ट नहीं थे। व्हाट डू यू थिंक दिस डिस्क्रिप्शन इज अप्रिशिएट फॉर हॉरेस। यानी हॉरेस के लिए ये जो डिस्क्रिप्शन है वो कंप्लीट है। वाई कांट ही बी कैटेगराइज एज अ टिपिकल थीफ। क्या उन्हें टिपिकल थीफ नहीं बोला जा सकता। तो यस, आपको क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट चैप्टर से बताना है। तो हॉरेस डैनबी से वो गुड और रिस्पेक्टेबल थे क्योंकि मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर ही लिव्ड अ रेगुलर लाइफ। यानी पूरे ईयर की जो ज़्यादातर पार्ट था, मतलब पूरे साल में वो ज़्यादातर एक रेगुलर जो पर्सन होता है रेगुलर लाइफ ही जीते थे। और वो 15 साल के थे, अनमैरिड थे, मतलब उनकी शादी भी नहीं थी, और एक सक्सेसफुल बिजनेस थे। तो यानी 15 साल की उम्र में वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहे, और मतलब उनकी शादी भी नहीं, तो एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी रहे थे। ही वॉज नॉट कम्प्लीटली, अब वो वो कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं थे क्योंकि वो प्लान करते थे, एग्जीक्यूट करते थे चोरी के साल में एक बार, और ब्रेकिंग इनटू समवन्स होम एंड लूटिंग, एंड किसी का घर में जाके लूट करते थे, चोरी करते थे। बट वो ऐसे घर में चोरी करते थे, एज अ पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ पे बहुत पैसा होता है। यानी जो कम पैसे वाले उनके यहाँ चोरी नहीं करते थे, जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला पैसा होता है ना, उनके पास चोरी करते थे। ही कैन नॉट बी कैटेगराइज एज अ टिपिकल थीफ। उन्हें हम टिपिकल थीफ के में कैटेगराइज नहीं कर सकते बिकॉज ही डिड नॉट स्टील अनलिमिटेड। यानी वो बहुत ज़्यादा नहीं चुराते थे। ही स्टोल ओनली इनफ टू सस्टेन हिम थ्रू आउट द ईयर। यानी वो इतना ही चुराते थे जो उनके पूरे साल में जितनी बुक्स खरीदनी है उन्हें उतना चल जाए, एंड अलाउ हिमसेल्फ टू इंडल्ज इन द इंटरेस्ट ऑफ बाइंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक। और जो उनका इंटरेस्ट है रेयर और एक्सपेंसिव बुक खरीद सके। ही ओनली स्टोल फ्रॉम द पीपल हु हैड अ लॉट ऑफ मनी। यानी वो उतना ही उन्हीं लोगों से चुराते थे जिनके पास, जो लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे होते थे। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। आपको कोई 2 ही करने थे, मैं आपको 3 कराऊंगी बिकॉज आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। व्हाट डज नूडल टेल थिंक टैंक अबाउट द बुक्स। तो नूडल ने सबसे पहले थिंक टैंक को क्या बताया बुक के बारे में। तो थिंक टैंक ने कंसाइडेड करा कि टू बी द वाइजेस्ट क्रिएचर इन द यूनिवर्स। यानी थिंक टैंक अपने आप को समझता था कि वो सबसे बुद्धिमान क्रिएचर है पूरे यूनिवर्स में। व्हेन द मार्शियन एंटर्स द अर्थ। तो जब सारे मार्शियंस अर्थ के अंदर आए, लेड बाय थिंक टैंक, द फर्स्ट प्लेस दे विजिट वाज अ लाइब्रेरी। यानी वो सबसे पहले लाइब्रेरी में आए। हियर दे कंसाइडेड द ग्रेट लाइब्रेरी टू बी अ रेस्टोरेंट। और उन्हें जो बहुत बड़ी जो लाइब्रेरी थी उन्हें एक रेस्टोरेंट की तरह लगा। एंड द बुक्स इन द लाइब्रेरी टू बी बाइट साइड सैंडविच। यानी जो बुक्स थी लाइब्रेरी में उन्हें लगा कि ये तो सैंडविचेस हैं। However, Noodle clarified by saying that the books are some sort of communicating device. पर नूडल ने क्या कहा कि ये तो कुछ लग रहा है कोई कम्युनिकेटिंग डिवाइस है, इसलिए उन्होंने क्या खाया था, एक तरह से सिरप पिया था एंड
उन्हें पता चला था एंड वो उसे पढ़ने लग गए थे फिर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। कोई एक आंसर करना है आपको, कोई एक क्वेश्चन करना है 100 से 120 वर्ड्स में। अब यहाँ पे 2 स्टोरी को आपको मैच करके क्वेश्चन दे रखा है। एनी फ्रैंक कौन सा है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक चैप्टर से, और अमांडा जो है पोएम है। यहाँ पे दोनों ही टीनेजर्स एज है। वो आर सब्जेक्टेड टू बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट, यानी जिन्हें बोला जाता है कि तुम ये करो तुम वो मत करो। अब देखिए आपको एज्यूम करना है कि ये दोनों मिलते हैं और इनके बीच में कोई कंजर्वेशन होती है, और आपको कंजर्वेशन अपनी अंडरस्टैंडिंग जो आपका चैप्टर है अमांडा और डायरी ऑफ एनी फ्रैंक है उसके स्टार्टिंग में करनी है। आप यहाँ से ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ये दे रखा है, एनी कहती है आई अर्न फॉर फ्रीडम एंड लिबरेशन, यानी मुझे जीना है आज़ादी से और लिबरेशन से। आई एम टायर्ड ऑफ ग्रोन मैन एंड डिकेटिंग ओवर अदर्स एंड मेकिंग एवरीवन लाइफ मिजरेबल, मैं थक चुकी हूँ कि किसी के हुक्म में चलूँ और जिससे सबकी लाइफ ख़राब हो रही है। अमांडा कहती है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन लेड बाय एल्डर्स व्हाट आई विश फॉर टू, फ्रीडम जो कि हमें रिस्ट्रिक्शन ना दी जाए, मैं भी जो एल्डर्स हमें रिस्ट्रिक्शन देते हैं उससे भी मैं भी बचना चाहती हूँ। अब यहाँ पे 2 लाइन तो आपको दे रखी है, आंसर में आपको क्या करना है, ये 2 लाइन पहले चेप देनी है, यानी लिख देनी है आपको सबसे पहले, एंड देन आगे आप लाइन लिखेंगे। इतना तो आपने लिख दिया एंड आगे लिखेंगे, आगे 4-5 लाइन ही लिखेंगे काफ़ी है। एनी कहती है आई हैव सो मैनी थॉट्स टू ऑफर बट एवरी टाइम आई वॉइस माई ओपिनियन आई एम मेड टू शट अप, यानी मैंने बहुत बार सोचा इसके बारे में बट अब हर बार मैं अपने आप ही चुप हो जाती हूँ। अमांडा कहती है समटाइम्स आई फील आई डोंट एनीवन टू शेयर माई थॉट्स विद एंड माई पेरेंट्स आर नॉट द फॉन्ड ऑफ माई डे ड्रीमिंग आइदर, यानी मुझे लगता है कि मैं किसी से भी अपने थॉट्स शेयर नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी मेरे डे ड्रीमिंग में नहीं आते। एनी कहती है आई हैव फाउंड अ सॉल्यूशन फॉर इट्स टाइम बीइंग, यानी मैंने अब सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, तुम्हें भी इसे ट्राई करना चाहिए। आई पुअर माई थॉट्स इन माई डायरी, मैं तो अपने थॉट्स अपने डायरी माई किटी में लिखूँगी एंड शी हैज़ ऑल पेशेंस इन द वर्ल्ड फॉर मी, यानी इससे पेशेंस है क्योंकि मैं दुनिया को सुनाती हूँ तो वो नहीं सुनते बट मेरी डायरी मेरा सब कुछ सुन लेती है, बिकॉज पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। अमांडा कहती है दैट्स एन इग्नियस आइडिया, यानी ये बहुत अच्छा आइडिया है, ingenious idea, sorry. I like how I can be better or a mermaid or a princess in a tower of my diary and that it be, यानी मैं मरमेड या प्रिंसेस बना चाहूँ एक टावर की या ऑर्फन बना चाहूँ, वो सब मैं अपनी डायरी को बता सकती हूँ। एनी ओनली माई डायरी एंड आई एम प्राइवरी टू माई थाट्स एंड नो वन जजेज मी फॉर एक्सप्रेसिंग दैम, यानी सिर्फ मैं और मेरी डायरी ही जानेगी मेरे थॉट्स को और कोई भी हमें जज नहीं करेगा। अमांडा कहती है थैंक्स आई एम डेफिनेटली गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग अ डायरी फ्रॉम नाउ, थैंक यू मैं भी अब डेफिनेटली स्टार्ट करूँगा डायरी लिखना। अभी आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं करना था तो आप ये वाला भी कर सकते थे। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिकुलर ड्रेस नोन एज द कबाई, सॉरी। आपने बेकर ऑपरेशंस यानी बेकर ऑफ गोवा में पढ़ा है, आपको सिमिलैरिटीज़ बतानी है फिजिकल डिप्रेशन वाइल्ड एनिमल्स का। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में आपने पढ़ा है, आपको इवेल्युएट करना है और बताना है, तो आप यहाँ से लिखेंगे द बेकर एंड द वाइल्ड एनिमल्स बोथ डिस्क्राइब्ड इन ह्यूमनस मैनर्स विद अम्यूजिंग स्माइल्स टू देयर अपीयरेंस, यानी बेकर और वाइल्ड एनिमल्स दोनों को एक ह्यूमनस मैनर में एक्सप्लेन करा है अपीयरेंस के थ्रू। द बेकर्स वियर आर डी लेंथ फ्रॉक कॉल्ड कबाई, यानी बेकर्स जो है एक मतलब पैरों तक एक फ्रॉक पहनते हैं जिसे कबाई कहते हैं। शॉर्ट ट्राउज़र भी विच वर ऑल करेक्टर्स टू अ पैडर, जो कि पैडर की तरह करेक्टर्स है। बेकर प्रॉस्पेरिटी कैन बी टोल्ड फ्रॉम हिज जैकफुल ट्रेट लाइक फिजिकी एंड व्हाट मीन ही नेवर स्टार्व, यानी जो बेकर की प्रॉस्पेरिटी है वो उसके मतलब मोटापा जो उसका जैक फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है उससे दिखाया जाता है कि यस ये तो बेकर है, एंड उन्हें उनके बारे में बताया जाता है कि वो तो कभी भूखे मरेंगे ही नहीं। इन द ऑथर्स विलेज, ऑथर की विलेज में इफ एनीवन हैड अ सिमिलर प्लम बॉडी, यानी किसी की जैक फ्रूट लाइक बॉडी होती है, प्लम बॉडी होती है, उन्हें सब बेकर से कंपेयर करने लगते हैं एंड विच मीन दैट कैरेक्टर्स वर यूनिक टू हिम, यानी जो कि एक बहुत यूनिक कैरेक्टर है। सिमिलरली जो कैरोलिन वेल्स है पेन से जो कि
डिस्क्रिप्शन दे रखा है वाइल्ड एनिमल्स में यूनिक वे में, वेयर वन कैन अपार्ट फ्रॉम द बीस्ट बेस्ड ऑन देयर appearance and treat. For instance, she say that it is beautiful black striped animal kills you and eats you. You have surely met a Bengal tiger. Just like इसमें बताया गया ना कि black strips and yellow बॉडी एक एनिमल है जो कि श्योरली आपको मार देगा, वो बेंगल टाइगर. एंड शी गोज ऑन एंड डिस्क्राइबिंग एशियन लायन. एंड उन्होंने और भी लायंस, लिपर्ड, बियर वगैरह को सिमिलर मैनर में डिस्क्राइब करा है. 9th क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, आपको कोई दो में से कोई एक करना है. नूडल अवॉइड्स ऑफेंडिंग थिंक टैंक बट एट द सेम टाइम करेक्ट हिज मिस्टेक. नूडल ने अवॉइड करा थिंक टैंक को, थिंक टैंक का मतलब उसकी जो ऑफेंडिंग था उसे अवॉइड करता जा रहा था और थिंक टैंक की मिस्टेक को भी करेक्ट कर रहा था. व्हाट डज दिस से अबाउट द करेक्टर ऑफ नूडल. तो ये नूडल के कैरेक्टर में क्या बताता है. तो नूडल जो अपीयरेंस ऑफ थिंक टैंक इज़ अ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट फेलो. यानी जो थिंक टैंक अपने आप को दिखा रहा था, नूडल वही था. नूडल एक्चुअली में वो था और थिंक टैंक अपने आप को वो शो कर रहा था. नीडर जो नूडल था वो स्मार्ट इंटेलिजेंट था. थर्ड, ही इज़ द वन टू मेक द राइट डिसीजन. उसे राइट डिसीजन, ही मेक श्योर दैट हीज बॉस गेट ऑल द प्रेजेस. और वो ये भी देखता था कि उसके बॉस को ही सब कुछ प्रेज, और उसका बॉस कौन था, थिंक टैंक था. He justifies the mistake of think tank and humbly and refers to his thought to the insufficient before presenting them. In this way, he suggests the right solution about without making think tank feel that he is being corrected. यानी उसने इस तरह से उसने सजेस्ट करा राइट सॉल्यूशन थिंक टैंक को. दे शो नूडल्स मॉडेस्टी एंड ह्यूमिलिटी. इससे हमें नूडल्स की मॉडेस्टी और ह्यूमिलिटी दिखती है. ही इज़ गुड एट हैंडलिंग टास्क बाय हिमसेल्फ. वो गुड था, अच्छा था टास्क को खुद अपने हाथों में रखने. ही इज़ अ पोलाइट मेंबर ऑफ थिंक टैंक क्रू एंड इफेक्टिवली कैरीज आउट द ऑर्डर ऑफ द कमांडर. और वो इफेक्टिवली कमांडर्स के ऑर्डर भी लेता था. वो वाइज था, प्रैक्टिकल मैन था जो कि लॉजिकली रीजनिंग से अपने आप को सोचता था और फैक्ट्स पे ही अर्थलिंग को कंपेयर कर रहा था थिंक टैंक से. नेक्स्ट और आपका पार्ट है टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ गुड फॉर नथिंग. अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी जो आपका चैप्टर है, इसमें जो डॉग की जो लेडी होती है वो उसकी ज़्यादा केयर कर देती है तो वो वही उसे डिसीज़, उससे बीमारी हो जाती है. यानी किसी चीज़ का ज़्यादा बहुत बेकार होता है, ना ही हो, मतलब इससे इतना ज़्यादा करने से अच्छा ना ही करो, वही बेटर होता है, ये कहते हैं ना कुछ लोग. तो वही आपको एक स्टेटमेंट बता रखी है, तो हमें इसका आंसर करना है. आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी चैप्टर से. तो मिसेस पम्फ्रे जो एक वेल्दी और फुलिशली इंटेलिजेंट यानी बुद्धू भी थी और बहुत अमीर भी थी वुमेन थी, जो कि अपने डॉग को ट्रिकी को बहुत ज़्यादा ही पैम्पर करती थी बाय ओवर फीडिंग हिम. यानी उसे बहुत ज़्यादा खिला के, यानी वो सोचती थी कि इसे मैं ज़्यादा खिलाऊंगी तो मुझे लगेगा कि मैं ज़्यादा प्यार करती हूँ. यानी बट वो एक तरह से एक बुद्धू थी. शी रॉन्गली रिलेट्स ट्रिकी लिस्टलेस टू माल न्यूट्रिशन एंड सर्व हिम क्रीम केक, चॉकलेट एंड कोड लिवर ऑयल. यानी वो उसे मतलब ट्रिकी की लिस्टलेस, यानी वो ट्रिकी अगर आलसी जैसा बिहेव करता था या उसे थकान जैसा लगता था तो वो मतलब गलत रिलेट करती थी और उसे लगता था कि ये तो माल न्यूट्रिशन है, यानी इसे चल नहीं पा रहा क्योंकि उसे भूख लग रही होगी तो उसे वो क्रीम केक, चॉकलेट, कॉड लिवर ऑयल ये सब सर्व करती थी. शी ऑल्सो डजेंट फॉलो, वो डॉक्टर की एडवाइस जो वो भी फॉलो नहीं करती थी. डॉक्टर ने कहा था कि उसके फूड के थोड़ा कम करो एंड मेकिंग हिम एक्सरसाइज, और उसे एक्सरसाइज करो. शी कांट बी स्टिक्स विद हिम, बट वो क्या थी, मिसेस पम्फ्रे थी, वो उसके साथ स्टिक ही नहीं होती थी. यानी वो अपने डॉग को इतना टू मच लव करती थी, वो उसके साथ कभी स्टिक नहीं होती थी. एंड शी एंड ट्रिकी ग्रीड फॉर फूड बिकम द कॉज ऑफ ट्रिकीज मिसरी. अब वो भी थी और ट्रिकी खुद भी एक लालची था, वो फूड को जो मिलता था वो झटपट से खा लेता था. तो ट्रिकी अपने ही मिजरी के लिए एक तरह से रिस्पॉन्सिबल था. मिसेस पम्फ्रे इज एक्सेसिवली फॉन्ड ऑफ हर लिटिल डॉग एंड पैम्पर हिम अ लॉट. यानी वो मिसेस पम्फ्रे थी, वो अपने डॉग को बहुत ज़्यादा ही पैम्पर करती थी, यानी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. On learning about Tricky's convincingly news, she started bringing dozen of eggs to build up his strength. She also brings wine and brandy for Tricky to enrich his blood and build his constitution. About caring, he is ignorant and about the constitution of for action, she leads to Tricky miserable health. Thus the saying too much of anything is good for nothing holds true in her case. यानी
इनके केस में उन्होंने ज़्यादा खिलाने से तो उसे बीमार कर दिया था, उसे पैम्पर करने से ही उसका प्रॉब्लम आ गई थी। तो यस, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है इस केस के लिए। तो यस, आपका यहाँ पे सैम्पल पेपर कंप्लीट होता है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।